पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टेट एग्जामिनेशन देख लो भाई, भरपूर सवाल यहाँ पे बने होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, भरपूर सवाल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर और चर्चा करेंगे एक एक करके मुख्य बिंदुओं पे, ताकि एग्जाम्स में यदि कोई सवाल आए तो भाई वो बहुत ही क्लियरली से हम उसको समझ सके और अप्रोच कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए पियाजे बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सिद्धांत दिया बालक के डेवलपमेंट को लेके, और बेसिकली वो टारगेट किस पे है ये सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास पे। अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है पहले ये जान लेते हैं कि भाई संज्ञानात्मक किसे कहते हैं, कौन से डेवलपमेंट को संज्ञानात्मक कहते हैं। तो देखिए इसका मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है अंग्रेजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो मेंटल डेवलपमेंट से है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यानी कि बच्चा जो है किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, किस तरीके से फिगर आउट करता है, ये जो डेवलपमेंट होता है इसे ही संज्ञानात्मक डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि बेसिकली पूरा का पूरा टारगेट किसको कर रहा है? मेंटल स्किल्स को कर रहा है। उसके दिमागी विकास से संबंधित, मानसिक विकास से संबंधित जो विकास होता है वही संज्ञानात्मक विकास होता है। और ये जो संज्ञानात्मक विकास है, जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता जाता है वैसे वैसे उसके स्किल्स बढ़ते जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़ता जाता है, उसकी रीजनिंग बढ़ती जाती है। तो ये बेसिकली क्या है? संज्ञानात्मक विकास दिमागी विकास से संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? यानी कि बालक की एक ऐसी सोच का निर्माण हो जाता है जहाँ पे वो अपने वातावरण में जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने का उसके अंदर जो है एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, एक बेसिकली सोच का निर्माण हो जाता है जो मानसिक रूप से उसको बेहतर बनाती है। ठीक है, तो बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही हमारा संज्ञानात्मक विकास है। और पियाजे ने भी क्या कहा है? पियाजे ने भी इस मेंटल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्टेजेस पे उसका कहना ये है कि बच्चों के जो डेवलपमेंट होता है, बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो उनकी आयु के हिसाब से होता है। यानी कि उनके जीवन के अलग अलग आयु काल में अलग अलग लेवल का डेवलपमेंट होता है, अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, अलग अलग स्टेजेस पियाजे ने दी हैं डेवलपमेंट की। ठीक है, जो डिपेंड करती हैं आयु पे। ठीक है, कि भाई इस एज ग्रुप में ये डेवलपमेंट होगा, उसमें ये डेवलपमेंट होगा, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो उसमें जो स्टेजेस हैं इनके बारे में हमें आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल होते हैं। और इन स्टेजेस में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स उसने लिए हैं? जैसे सबसे पहले लिया है कि भाई हर एज ग्रुप में बच्चे कितना मैच्योरेट हो जाता है, कितना मैच्योरेशन उसमें आ जाता है, कितनी परिपक्वता उसमें आ जाती है। ठीक है, उसके बारे में बात करिए। कैसी कैसी एक्टिविटीज़ बालक करने लगता है ना? अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग क्रियाएं बालकों द्वारा होती हैं, तो वो एक्टिविटीज़ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या वो रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सामाजिकरण इंटरेक्शन कैसे होता है, उसका समाज से मेल मिलाप कैसे होता है। ठीक है, सामाजिक क्रियाएं को कैसी करता है। तीसरा है इक्विलिब्रेशन। ठीक है, यानी कि अपने जो है बैलेंस कैसे बनाता है, जीवन में संतुलन कैसे बनाता है। ठीक है, धीरे धीरे कैसे अपने अपने डाउट्स को, अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस स्टेजेस में क्लासीफाई करे गए हैं। इन स्टेजेस को समझते हैं कि किस स्टेजेस में क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट बालक के मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है, और पियाजे ने हर स्टेजेस में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए बात करते हैं बहुत ही मुख्य रूप से इन स्टेजेस के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टेजेस की बात करें, ध्यान से समझिएगा। स्टेजेस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो मुख्य रूप से कितनी स्टेजेस हैं भैया? 4 स्टेजेस पियाजे ने दी हैं।
पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं? पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं भाई। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं। याद रहेगा, सीधा सीधा सवाल भी आ सकता है कि कितनी स्टेजेस है, तो आप कहेंगे 4 स्टेजेस है। अब ये 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पहली स्टेज, ठीक है, सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? इंद्रिय, हिंदी में कहें तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो ये जो स्टेज है ये पहली स्टेज है, और ये स्टेज कब तक रहती है? 0 से लेके, यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक। जन्म से लेके 2 वर्ष तक की स्टेज होती है ये सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी स्टेज, इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और ये अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? ये अवस्था होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक की आयु की, ठीक है। जब बालक 2 से 7 वर्ष तक की आयु में पहुँचता है तो वो कौन सी स्टेज में रहता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली क्या थी? सेंसोरी मोटर स्टेज। तीसरी देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, है ना, तो सभी ध्यान से समझना भाई, हल्के में मत लेना, ठीक है। यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। और ये कहाँ से कहाँ तक रहती है? 7 से 11 वर्ष की आयु तक, ठीक। पहली सेंसोरी मीटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अगला लास्ट 4th फॉर्मल। अब ऑपरेशनल स्टेज। एक चीज़ और, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो स्टेजेस हैं इनमें अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से पियाजे ने अध्ययन करा कि भाई इस स्टेज में बालक की एक्टिविटी कैसी होती है, हर स्टेज में बालक कैसे कैसे उसका चिंतन बढ़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उन फैक्टर्स को हमें पता होना चाहिए। उन फैक्टर्स पे सवाल अवश्य आता है। मैं आपको बता दूं कि इस पे क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को कहा जाता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और स्टेज कहाँ से कहाँ तक रहती है? 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है। या फिर आप इसे औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं और हर स्टेजेस में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। और ये स्टेजेस बेसिकली इस रूप से इनका अध्ययन पियाजे ने करा है कि बच्चे के मानसिक विकास पे वो समझ सके कि किस स्टेजेस में किस लेवल के साथ बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, यानी कि बच्चा क्या परसेप्शन किस स्टेजेस में रखता है, किस आयु में किस तरीके से वो सोचता है, किस आयु में उसका मानसिक चिंतन बढ़ता है, किस हिसाब से उसका जो है सामाजिक रूप से वो चीज़ों को कैसे फील करता है, कैसे परसेप्ट करता है, ये चीज़ें अपने यहाँ पे समझी। बेसिकली कुल मिला के फिर से मैं बता दूँ, पूरा का पूरा किससे आधारित है? सिर्फ और सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट से आधारित है, ठीक है। फिजिकल का कुछ लेना देना नहीं है। और ये 4 स्टेजेस थी, सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहली स्टेज के बारे में, यानी कि इंद्रजनित गामक अवस्था के बारे में। पहली स्टेज के बारे में हम समझते हैं, जिसका नाम है सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी बिल्कुल रखना। मैं बता रहा हूँ बहुत सवाल आते हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना तो रिपीट होते हैं, और सीटेट की यदि बात करते तो सवाल बिल्कुल रिपीट होते हैं भाई साहब। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज की यदि हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अवस्था है 0 से लेके 2 वर्ष तक की आयु तक होती है, यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, बेसिकली इसमें बालक जो है
मानसिक रूप से यदि आप देखें, मानसिक क्रिया उसकी देखें तो वो किसके हिसाब से होती है, उसकी इंद्रिय और संवेदनाओं के आधार पर होती है। इंद्रिया और संवेदनाओं के आधार पर वो अपनी मानसिक क्रियाएं करता है। ठीक है, जो संवेदनाएं हैं, जो उसकी मानसिक क्रियाएं होती हैं, उसके आधार पर होती हैं। ठीक है, एक चीज़ और, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ से मतलब क्या होता है, समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि सहज क्रिया। और सहज से मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, तो बालक यदि आप देखें कि शुरुआती स्टेज में जब वो जन्म लेता है, उसी दौरान उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ वो करता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नेचुरली होती हैं, सहज क्रिया होती हैं। ठीक है, ठीक है, बिना परिश्रम से वो एक्टिविटीज़ करता है। जो भी क्रिया होती है, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, वो किस में मिलती है, इनिशियल फेज में देखने को मिलती हैं, सेंसरी मोटर स्टेजेस के। ठीक है, ठीक है, और मतलब बेसिकली क्या है कि जन्म के समय बालक के पास कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की। ठीक है, तो जो भी वो करता है सहज क्रिया द्वारा करता है, या फिर अपनी इंद्रियों का यूज़ करते हुए चीज़ों को करता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो कि इस स्टेज में क्या करता है, बालक चीज़ों को पकड़ के इधर उधर रखने की प्रयास करता है। धीरे धीरे जब वो बढ़ता है एज के साथ साथ, ठीक है, हिलाता है, डुलाता है चीज़ों को। ठीक है, और वस्तुओं को मुंह में लेके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली इंद्रियां उसका काम कर रही होती हैं और सहज क्रिया वो जो है कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे वस्तुओं का अस्तित्व। ठीक है, वस्तुओं का अस्तित्व सिर्फ तभी तक रहता है उसके लिए जब तक चीज़ें उसके सामने रहती हैं। ठीक है, कोई चीज़ उसके सामने है तो वो तब तक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है एक, तो समझ में आ रही बात, वस्तुओं का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक चीज़ें जो हैं उसके जो हैं सामने हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, चलिए यहाँ तक समझा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि वो बच्चा क्या करता है, सहज क्रिया करता है, इंद्रिय संवेदना, सारी चीज़ें हमने बताई। ठीक है, अगला देखिए, प्रीहेंशन। मतलब ये चीज़ें हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तुओं को पकड़ता है, छोड़ता है, उसी चीज़ को प्रीहेंशन का नाम दिया है। वस्तु को पकड़ेगा, छोड़ेगा, पकड़ेगा, छोड़ेगा, ऐसा करता है नहीं करता है? इस तरीके की एक्टिविटीज़ बालक करता है इस स्टेज में। ठीक है, अच्छा जी, पुनरावृत्ति, यानी कि जो भी वो एक्टिविटी करता है उनको दोहराता है, अनुकरण करता है, कुछ ना कुछ रिपीट करता रहता है कि एक ही चीज़ की, कोई भी चीज़ आएगी मुंह में देगा, कोई भी चीज़ आएगी उसको मुंह में देगा। तो पुनरावृत्ति उसके हिसाब से जो है वहाँ पे बालक जो है करने लगता है। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि वस्तुओं को जो है इधर उधर पकड़ता है, छोड़ता है, प्रीहेंशन वो करता रहता है। ठीक है, अब ये जो प्रीहेंशन करता है, पकड़ता है, छोड़ता है, तो आप देखते हैं कि इसी आधार पे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं आपको समझाऊं तो बालक जो है झुंझुना नामक एक खिलौना होता है, उसको पकड़ेगा, हिलाएगा, डुलाएगा। ठीक है, दोबारा हिलाएगा, डुलाएगा, तो इस प्रकार से वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है। ठीक है, इसी प्रकार से उसका क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक, धीरे धीरे आगे जब हम बढ़ेंगे तो चीज़ों को खोजने की कोशिश बालक करने लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसी आधार पर जब खोजने की कोशिश कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसका स्मृति विकास, डेवलप होना कहीं ना कहीं किसी लेवल पे शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी फेस में जो गेम है उसके लिए जो छोटे मोटे खेल हैं वही मन बहलाने के लिए उसके प्रमुख साधन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हमने पहली स्टेज में पढ़ी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सेंसरी मोटर स्टेजेस के बाद हम बात करें दूसरी स्टेज पे यदि हम जाते हैं तो दूसरी स्टेज हमारी क्या होती है। ठीक है भाई, सेंसरी मोटर तो क्लियर है ना बहुत अच्छे से। सेंसरी मोटर में मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि दो याद करो, ध्यान से मेरे साथ रिपीट करो कि 2 वर्ष की अवधि तक वो होती है। ठीक है, मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो इंद्रियों द्वारा होती हैं। ठीक है, बालक जो है वो सहज क्रियाएं करता है, नेचुरल क्रियाएं करता है, कहीं से उसको पहले से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ वो बालक जो है हमारी कर रहा होता है। ठीक है, जो भी क्रियाएं उसे करनी है उनको अभिव्यक्त करने के लिए बालक बोलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, गामक क्रियाएं करते हैं।
चीज़ों को पकड़ता है, हिलाता है, छोड़ देता है, पकड़ने का प्रयास करता है, मुंह में देने का प्रयास करता है। ये सारी गामक क्रियाएं बालक जो है इस स्टेजेस में जो है हमारे साथ करता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, यानी कि एक चीज़ का वस्तु स्थायित्व का गुण भी जो है ये भी है कि भाई चीज़ें जब तक सामने, जब तक इम्पोर्टेंट है, सामने से गई तो ख़त्म। ठीक, चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला देखिए, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये हमारे पियाजे ने दूसरी स्टेज दी है जिसका नाम है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि इस पूर्व क्रियात्मक अवस्था में क्या है, ये सेकंड स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 से लेके 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, 2 से लेके 7 वर्ष तक की आयु में ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें भाषा का विकास बालक में होने लगता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें क्या होने लगता है, भाषा का जो कौशल है उसका विकास सबसे इंपॉर्टेंट इसी स्टेज में होता है। इसी स्टेज में बच्चा जो है शब्द बोलना शुरू करता है। ठीक है, धीरे धीरे शुरुआती फेज में वो कम शब्द बोलता है, माँ, बाप, पापा, चाचा, मामा। उसके बाद 2-3 शब्द एक साथ जोड़ने लगता है। फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो एक एक स्टेटमेंट बोलने लगता है। तो भाषा का जो विकास है, भाषा विकास में जो है ये स्टेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भाषा के विकास के फेज में। ठीक है, यहाँ पे बालक में जो है कहीं ना कहीं तर्क शक्ति का विकास तो होने लगता है, लेकिन जो तर्क शक्ति होती है वो कौन सी होती है, इलॉजिकल होती है उसकी। ठीक है, मतलब कुछ भी सोचेगा, इलॉजिकल रीजनिंग उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डेवलप होने लगती है। तर्क शक्ति कहीं ना कहीं डेवलप तो होती है बट इलॉजिकल होती है। उसके पीछे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लॉजिकल रीजनिंग वो लगा रहा है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप ये देखिए कि बालक यदि किसी कार में बैठा है तो उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि कार के चलने के साथ साथ सड़क भी चल रही है, या उसके बाहर जो पेड़ पौधे हैं वो भी उसके साथ चल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बालक के दिमाग में आने लगती हैं। इलॉजिकल रीजनिंग की शुरुआत यहाँ पे बालक के मस्तिष्क में होने लगती है। ठीक है, हालांकि विचार पे और चिंतन वो जो है शुरुआत हो जाती है, बट इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनिमिज्म। ठीक है, मानवीकरण या एंथ्रोपोर्मिज्म जिसे बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है इसमें मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके का दोष भी है। मतलब इस स्टेज में एक तरीके का दोष आप ये कह सकते हैं, जब बालक इस आयु वर्ष में होता है 2 से 7 वर्ष में, इसमें क्या होता है, बालक जो है निर्जीव चीज़ों, जो निर्जीव चीज़ हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी जो है वो लिविंग समझने लगता है, या मनुष्य के रूप में जो है उसको संबोधित करने लगता है। ठीक है, जैसे कोई ये फ़ोन है तो सोचेगा कि हाँ भाई ये जो फ़ोन है ये जो है एक निर्जीव चीज़ जो है वो जीव चीज़ है। ठीक है, मनुष्य के रूप में संबोधित करने लगता है। ठीक है, इसका तात्पर्य यही है बेसिकली कि निर्जीव वस्तु को मनुष्य के रूप में बालक जो है यहाँ पे संबोधित करने लगता है। ये एक दोष है इस स्टेज में बालकों के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब चेंज कॉन्केटेनेटिव थिंकिंग, मतलब बेसिकली क्या है, श्रृंखलाबद्ध केंद्र विहीन चिंतन। यानी कि बालक जो है चिंतन तो करने लगता है, लेकिन उसका जो सेंटर है, केंद्र जो है वो स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो थिंकिंग होती है वो अव्यवस्थित होती है। ठीक है, अव्यवस्थित थिंकिंग उसकी बालक की जो है वो होती है। ठीक है, आप समझ रहे बात, अव्यवस्थित उसकी जो है थिंकिंग जो है वो होती है। ठीक है, समझ रहे, इतनी बात क्लियर है, अव्यवस्थित थिंकिंग जो है बालक की होती है भाई यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, आगे बढ़े। ठीक है, अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आता है।
ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, अब ईगोसेंट्रिज्म में क्या है? ईगोसेंट्रिज्म में ये है कि भाई जो हो गया, जो मैंने सोच लिया वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, आत्म केंद्रित। ठीक है, अहम की भावना बेसिकली, यानी कि जो मैंने कह दिया वही सबसे बढ़िया है। ठीक है, ये चीज़ उसके मन में, बालक के अंदर में, बालक के विचारों में स्थापित होने लगती है। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि बालक के हिसाब से क्या होता है कि अपने विचारों को ही वो सत्य मानता है। जो उसके विचार हैं वही सत्य है, वही फैक्ट है, वही चीज़ है, वही वास्तविकता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि वो ये कहता है कि वह उसके हिसाब से यदि वो सोचता है कि वो तेज़ दौड़ता है, ठीक है, तो उसके दिमाग में ये थिंकिंग आ जाती है, अच्छा वो तेज़ दौड़ता है तो वो सूरज से भी तेज़ दौड़ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ होती है, यानी कि जो बालक ने सोच लिया वो भैया वो भी क्या है, वो सत्य है। तो ये भी एक प्रकार का दोष है। ये दोनों चीज़ जो है, एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म, एक प्रकार के स्पेस में क्या है, दोष हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जीववाद, इसको कहते हैं जीववाद, और ये क्या है, आत्म केंद्रितता। ठीक है, समझ रहे हो? ये एक प्रकार के क्या हैं, दोष हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि इसमें जो है रीजनिंग हो जाती है, सोचने की शक्ति, चिंतन भी एक तरीके से विकसित हो जाता है, लेकिन चिंतन में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, मतलब चीज़ों को सिर्फ एक तरीके से देख पा रहा है बालक, लेकिन दूसरी तरीके से नहीं देख पाता। तो बेसिकली क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे बालक के विकास में रहती है। ठीक है, एक तरीके से सोच पाता है, लेकिन उसको वापस उसी कार्य को उल्टा तरीके से करने को कहा जाए तो वो करना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे बालक के अंदर रहती है। ठीक है, ठीक, ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझोगे। तीसरा देखिए, कॉन्क्रीट, ये तीसरी फेज है भाई, तीसरी स्टेज है, ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। समझ रहे हो आप मेरी बात? ध्यान से समझिएगा। यानी कि मूर्त क्रियात्मक विकास, मूर्त क्रियात्मक विकास, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये तीसरी फेज है। और ये जो तीसरा फेज है ये कब होता है? 7 से 11 वर्ष के तक। जब बालक का डेवलपमेंट जो है 7 to 11 ईयर्स के बीच में हो, तो वो ये होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे जो तार्किक विकास है बालक का, वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तार्किक विकास जो है बालक का थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, चीज़ों को और बेहतर तरीके से लॉजिकल वे में बालक जो है सोचने और समझने लगता है। ठीक है, तो वो बढ़ता है तो उसकी जो है तब तार्किक विकास बढ़ता है, तो चिंतन समस्या समाधान भी बढ़ता है। ठीक है, यानी कि कोई समस्या है तो उस पर वो समाधान करने की थोड़ी सी उसके अंदर जो है एबिलिटीज़ जो हैं जनरेट होने लगती हैं। अपनी व्यक्तिगत छोटी मोटी समस्याओं को हल करने के लिए वो अपने लेवल पे प्रयास करने लगता है। ठीक है, समझ में आ रही है? यानी कि बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं मानसिक तरक्की बेहतर अच्छे लेवल पे एक शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अगली चीज़, ठीक है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखिए, अगली जो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, इस फेस में बालक वस्तुओं को पहचानने भी लगेगा, वस्तुओं को विभेद भी करने लगेगा, क्लासिफिकेशन भी करने लगता है, और वस्तुओं का वर्गीकरण के साथ साथ वस्तुओं को पहचानने भी लगता है, ये सारी चीज़ें, और सिविलाइजेशन भी करने लगता है। यानी कि आप ये देखिएगा, पहले समझिएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण, इनके बालक जो है चीज़ों को क्लासीफाई कर लेगा। कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर ये एबिलिटी, ये गुण आ जाएगा कि वो जो एक तरह की चीज़ें उन्हें अलग कर दे, दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें अलग कर दे। तो बेसिकली एक क्लासिफिकेशन की एबिलिटी बालक के अंदर जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, डिसेंट्रेशन। ठीक है, विकेंद्रण,
आपने देखा था पहले क्या था कि बालक जो है किसी घटना या किसी भी चीज़ों को जो है एक सेंटर नहीं था बालक की सोच में ना, एक सेंटर नहीं था। लेकिन अभी क्या होने लगता है, उसके अंदर एक सेंटर जनरेट होने लगता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ना एक ग्लास ऐसे था, ठीक है, और इस ग्लास में मान लो मैंने जो है 1 किलो चीनी रखी, 1 किलो शुगर है, ठीक है, और एक जो है ऐसा है, इस तरीके से, माफ करिएगा, देखिएगा, एक ऐसा है इस तरीके से, और इसमें 2 किलो चीनी है, ठीक है। तो बालक क्या सोचेगा, बालक ये सोचेगा कि भाई ये वाला जो आयाम है, ये जो गिलास है, ये वाला ही बड़ा है, इसमें ही ज़्यादा क्वांटिटी जो है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी जो है आ रही है, ठीक है। हालांकि उसे सिर्फ लंबाई से मतलब है, वो ये नहीं देख रहा है यहाँ पे कि चौड़ाई में। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी वस्तु घटना के विभिन्न आयामों को एक साथ समझ सकता है। यहाँ इस फेस में आके वो जो है एक साथ समझने लग जाता है, यानी कि चीज़ों का सेंट्रेशन जो है अब उसके साथ होने लगता है, पहले वो नहीं हो पा रहा था। पहले आप देखो कि उसके हिसाब से क्या था कि यदि मैं आपसे कहूँ कि ये एक छोटा पेन, एक छोटी सी पेंसिल है, ठीक है, एक छोटी सी पेंसिल है और एक बड़ी पेंसिल है, ठीक है, तो उसके हिसाब से बड़ी पेंसिल ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। वो बात अलग है कि इंक इसमें ज़्यादा हो, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन इस कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्योंकि तार्किक विकास कहीं ना कहीं होने लगता है, तो चीज़ों के प्रति एक सेंट्रेशन जनरेट हो ही जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है, ये चीज़ समझते चलिएगा। अगला देखिएगा, सीरियलाइजेशन, यानी कि क्रमगत क्षमता, यानी कि बालक जो है चीज़ों को एक सीक्वेंस वे में अरेंज करने की एबिलिटी उसमें होती है। आप उसको कहो कि भाई छोटे से बड़े अरेंज हो जाओ, ठीक है, तो उसके अंदर एक एबिलिटी है, वो चीज़ों को छोटे से बड़े या बड़े से छोटा वो कहीं ना कहीं अरेंज कर सकता है। तो एक क्रमगत चीज़ों को क्लास लगाने की क्षमता उसके अंदर होती है, ठीक है, यहाँ पे वो हो जाती है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि अभी तक क्या था कि तार्किक विकास इस आधार पे था कि एक रूप में या एक तरफ से ही वो क्या कर पा रहा था, एक ही लॉजिकल थिंकिंग, एक ही रास्ते से लॉजिकल थिंकिंग थी उसकी। बट अब क्या है, वो किसी भी काम को उल्टा भी कर सकता है, सीधा तो कर ही सकता है लेकिन उस काम को उल्टे रूप से भी कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। देखिए, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसका जो मानसिक विकास है वो इस तरीके से हो गया है कि वो जो है मानसिक क्रियाओं के माध्यम से चीज़ों को याद रख पा रहा है। स्मृति विकास इस तरीके से हो रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देखो कि यदि मैं घर से स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो उस बालक को घर से स्कूल का रास्ता दिमाग में सेव हो गया है ना। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन के आधार से मानसिक प्रतीकों के आधार से वो क्या है, चीज़ों को याद भी रख पा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, कंजर्वेशन, उसके दिमाग में इस तरीके की सोच और थिंकिंग विकसित हो गई है। कंजर्वेशन में समझिए, उसके दिमाग में इस तरीके की सोच और थिंकिंग विकसित हो गई है कि वो किसी भी रंग में, रूप में, आकार में, ठीक है, चेंज होने पर भी उनकी जो इम्पोर्टेंट विशेषता है उसको जो है वो परिवर्तित नहीं होने देता है, ठीक है। जैसे आप देखो कि फॉर एन एग्जांपल पानी है, पानी का भाप बन गया, भाप का जो है बर्फ़ बन गया। तो ये कंजर्वेशन की भावना पहले नहीं थी, लेकिन अब जो है उसके विकास में वो आ ही जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बेसिकली मुख्य रूप से इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बालक 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। मानसिक क्रियाएं थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं, तार्किक विकास थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, चिंतन समस्या समाधान शुरू हो जाता है, चीज़ों को वो समझ पाता है, चीज़ों में विभेद कर पाता है, चीज़ों का वर्गीकरण कर पाता है, ठीक है। और जो है साथ ही साथ चीज़ों को, लेकिन ये जो है एक चीज़ और भी है, ठीक है। यहाँ पे आप ये समझिएगा, चीज़ों को सब कुछ हो रहा है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मूर्त है, ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा।
ठीक है। इस मतलब बेसिकली यदि मैं ये कहूँ कि इसका जो दोष है वो बेसिकली इस स्टेज में दोष यही है कि मूर्त चीज़ों पर ही मानसिक क्रियाएं अधिकतर होती हैं। ठीक है, ठीक है, मूर्त क्रियाओं पर ही। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिकली दोष भी है। ठीक है, सीरियलाइजेशन हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट फेस है सर। ठीक है, अगला देखिएगा, चौथा देखिएगा, चौथा स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, यानी कि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो चौथी स्टेज है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब इस स्टेज की आयु जैसे मैंने बताई कहाँ से कहाँ तक होती है, 11 से 15 वर्ष तक। 11 से 15 वर्ष तक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रहती है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, बालक जो है डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, या डिडक्टिव थिंकिंग आप कह सकते हो। मतलब अपने विचारों पर भी विचार करने लगता है, या फिर आप कहें कि अपने चिंतन पर भी चिंतन करने लगता है बालक। जो उसने सोचा समझा उसको फिर से सोचता समझता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एबिलिटी जो है आप देख रहे हो, मानसिक एबिलिटी जो है वो यहाँ इस स्टेज में आके और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस आधार पे पियाजे का यदि आप देखें, नियम को यदि आप समझें कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्किल्स भी उसके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभी तक क्या था, मैंने आपको लास्ट स्टेज में भी ये बताया था कि इसमें सबसे बड़ा दोष ये है कि मूर्त बेसिकली सबसे बड़ा दोस्त है, यानी कि जो चीज़ सामने है उस पर ही विचार हो पा रहा है, उस पर सोच और समझ विकसित हो पा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अमूर्त क्रियाएं भी विकसित होने लगती हैं। ठीक है, अमूर्त से मतलब क्या है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट से मतलब क्या है, मैं बताऊं आपको कि जो चीज़ सामने नहीं है, जो चीज़ सामने नहीं है उस पर भी आप विचार कर पा रहे हैं। ठीक है, पिछले वाली स्टेज में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ उसका दोष ये था कि वो मूर्त, जैसे इसका नाम कह रहा है कि जो चीज़ सामने है सिर्फ उस पर ही वो विचार कर पा रहा है, सोच पा रहा है, उतनी उसका दिमाग काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, समझ में आ रही है। ठीक है, थिंकिंग के साथ साथ उसके अंदर क्या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, जैसे प्रेम की भावना, ठीक है, ईमानदारी की भावना, नैतिकता की भावना, इन सब चीज़ों का भी विकास कहीं ना कहीं होने लगता है। जैसे आप कहें प्रेम की भावना, भैया ईमानदारी, ठीक है, कुछ चीज़ होती है, नैतिकता कोई चीज़ होती है, ऐसा ऐसा डेवलपमेंट भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे भी, यानी कि वो समझता है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नामक भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी कि आप बेसिकली आप देखें, जब आप मेंटल एबिलिटी की बात करें या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो बेसिकली मेंटल एबिलिटी बहुत हाई हो रही है, यानी कि मेंटल स्किल्स जो हैं बहुत तेज़ी के साथ क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। ठीक है, और जब मेंटल एबिलिटी हो रही है, अपने विचारों पर भी चिंतन हो रहा है, तो प्रॉब्लम एबिलिटी भी बढ़ रही है बालक की, है ना। प्रॉब्लम एबिलिटी जो है वो भी बढ़ रही है, प्रॉब्लम एटीट्यूड जो है चीज़ों का वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चिंतन जो होता है बालक का, चिंतन भी वो चिंतन करने की चीज़ें रखता है। तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस थी, आपने बहुत ध्यान से इन सभी 4 स्टेजेस को समझा होगा। ठीक है, अब जब ये 4 स्टेजेस को आप देखें, ये पियाजे का नियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि इस स्टेज में आपने देखा कि बालक के एज ग्रुप के आधार पे बालक के डेवलपमेंट को बीइंग एज अ टीचर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक टीचर को जब वो किसी भी बालक को पढ़ाता है तो उसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके साथ बिहेव कैसे करना है, ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। समझ रहे हो, एक बीइंग एज अ टीचर मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरी बालक की एक्टिविटीज़ को मैं ध्यान में केंद्रित रखूँ कि हाँ भाई इस एज ग्रुप में ऐसी एक्टिविटी बालक करता है। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ, चौथी स्टेज में बालक है, ठीक है,
11 से 15 वर्ष की आयु में जो है वो बालक है, इस स्टेज में बालक है, समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, 1 मिनट रुकेगा। इस स्टेज में बालक है और बालक चीज़ों पे गहरा चिंतन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बार बार समझाने पे भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके पास नहीं आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी एबिलिटी वीक है, ठीक है। तो इस तरीके का, और वो एबिलिटीज़ क्यों वीक है, क्या ऐसी परेशानी पैदा हुई, उनको ध्यान में रखते हुए टीचर कुछ ना कुछ क्या है उस ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं कर सकता है जो उसके डेवलपमेंट में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको वो दूर कर सके, ठीक है। ये चीज़ है, समझ रहे हो आप बात। एक बेहतर करिकुलम तैयार करने में, एक बेहतर पाठ्यक्रम एज ग्रुप के आधार पे तैयार करने में ये नियम जो हैं सहायक होते हैं। पियाजे के नियम या कोई भी नियम जो है, ये सिद्धांत जो हैं क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये एक बेहतर होगा कि भाई हम ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से बालक का विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, उसी हिसाब से उसका पाठ्यक्रम तैयार करें। अब ये तो होगा नहीं कि अलजबरा जो है भाई दूसरी क्लास के बालक को पढ़ा दिया जाए। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं कि एक बेहतर पाठ्यक्रम तैयार करने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बालक के साथ जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करने में सहायक होता है बालक को, यानी कि सुविधा देने में सहायक होता है एक टीचर का रोल, ठीक है, इन नियमों के माध्यम से, ताकि बालक का एक बेहतर रूप से डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सेशंस पे इस पर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, बट अभी क्या है कि अभी आप इनको समझो चीज़ों को, ठीक है। तो ये नियम जो था मैंने आपको पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से आपने समझा होगा, ठीक है। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ यू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।